क्वेश्चन ये है कि एक थिन रॉड को पाइप के अंदर वेल्ड कर दिया गया है और हम चाहते हैं कि सिस्टम को इंक्लाइन प्लेन पर रिलीज करने के बाद जो सिस्टम है वो सिर्फ स्लाइड करे, रोटेट ना करे। उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का रेंज फाइंड करना है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करेंगे और जो सेकंड मेथड है वो शॉर्टकट है। सबसे पहले ये समझते हैं कि सिस्टम को रिलीज करने के बाद सिस्टम रोटेट ना करे, उसके लिए किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ज़ीरो होना चाहिए। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि इस पाइप का जो सेंटर O है उसके अबाउट सिस्टम पर टॉर्क ज़ीरो हो जाए, टाउ अबाउट O इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन ये है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P के अबाउट सिस्टम पर टॉर्क ज़ीरो हो जाए, टाउ अबाउट पॉइंट P इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज द सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन ये है कि सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिस्टम पर टॉर्क ज़ीरो हो जाए, टाउ अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू ज़ीरो। और फोर्थ ऑप्शन ये है कि स्पेस में किसी भी पॉइंट के अबाउट सिस्टम पर टॉर्क ज़ीरो हो जाए, टाउ अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें जो करेक्ट कंडीशन है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, हम चाहते हैं कि रिलीज करने के बाद ये जो सिस्टम है वो रोटेट ना करे, सिस्टम रोल ना करे। उसके लिए इन चारों में से कौन सा कंडीशन रिक्वायर्ड है। तो आंसर ये है कि जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो ये है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिस्टम पर टॉर्क ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये कि सेंटर ऑफ मास को छोड़ के बाकी किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ज़ीरो है या ज़ीरो नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि रिलीज़ करने के बाद सिस्टम रोटेट ना करे तो कंफर्म है कि उसके लिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिस्टम पर टॉर्क ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, इस बात को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये एक इंक्लाइन प्लेन है जो स्मूथ है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो, और इस पर एक स्फेयर है। ठीक है, तो अगर हम स्फेयर को रिलीज कर दें तो जो स्फेयर है वो रोल नहीं करेगा क्योंकि फ्रिक्शन एब्सेंट है। स्फेयर प्योर स्लाइड करेगा। ठीक है, और स्फेयर के सेंटर का जो एक्सेलरेशन है डाउन द इंक्लाइन वो हो जाएगा g sin थीटा। ठीक है, वेयर दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है उसके अबाउट स्फेयर पर टॉर्क ज़ीरो नहीं है। ठीक है, पॉइंट P के अबाउट स्फेयर पर जो टॉर्क है वो mg sin थीटा इंटू r के इक्वल है। उसके बावजूद भी जो स्फेयर है वो रोल नहीं कर रहा है। स्फेयर प्योर स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आएगा, सेंटर का एक्सेलरेशन g sin थीटा के इक्वल होगा। तो इस तरह से कंफर्म हो गया कि सिस्टम रोल ना करे उसके लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो ये है कि सिस्टम के सेंटर के अबाउट, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क ज़ीरो होना चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मतलब हम ये अप्लाई करेंगे कि सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो नेट टॉर्क है वो ज़ीरो है क्योंकि जो सिस्टम है वो रोल नहीं कर रहा है। मेथड 1, तो ये कंफर्म हो गया कि हम चाहते हैं कि सिस्टम रोल ना करे तो उसके लिए सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट
नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो ये जो पाइप है उसका सेंटर यहाँ पे है, अगेन रॉड का सेंटर यहाँ पे है, तो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है उसको हम फाइंड कर सकते हैं, मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है वो d है। तो इस पाइप का जो सेंटर है वो पॉइंट O पे है, कैपिटल M, ठीक है। और जो रॉड है उसका सेंटर यहाँ पे है, स्मॉल m। दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो r है, दैट इज रेडियस ऑफ द पाइप। और सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है। दिस इज सेंटर ऑफ मास, और हमने इस डिस्टेंस को स्मॉल d माना है। तो वी हैव स्मॉल d इक्वल टू, तो स्मॉल d स्मॉल m के प्रोपोर्शनल होगा। सो वी हैव स्मॉल d इक्वल टू स्मॉल m इंटू कैपिटल R डिवाइड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये d की वैल्यू हो गई। दिस इज सेंटर ऑफ मास, ठीक है। क्या करते हैं कि सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले सिस्टम का जो वेट है वो इसके सेंटर ऑफ मास से दोनों डायरेक्शन में एक्ट करेगा, एंड दिस इज स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू g, ठीक है। अगेन मान लेते हैं कि इंक्लाइन प्लेन इस पाइप पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स N अप्लाई कर रहा है और फ्रिक्शन फोर्स F अप्लाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो सिस्टम है वो स्लाइड कर रहा है, तो कन्फर्म है कि फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। मतलब जो फ्रिक्शन है वो म्यू इंटू एन के इक्वल होगा, बिकॉज देयर इज स्लाइडिंग बिटवीन द सिस्टम एंड द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिस्टम पर नेट टॉर्क 0 करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये फाई है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट वेट का टॉर्क 0 है, तो कंफर्म है कि नॉर्मल का टॉर्क और फ्रिक्शन का टॉर्क दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। एक बात और हम देख सकते हैं कि अगर फ्रिक्शन ना हो उस केस में सेंटर ऑफ मास के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क नॉन ज़ीरो होगा और जो सिस्टम है वो रोटेट कर जाएगा। इसलिए कंफर्म हो गया कि यहाँ पर फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है। बिना फ्रिक्शन के ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम होगा, दैट इज म्यू इंटू एम। नाउ वी हैव द टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल, ये हो जाएगा फोर्स इंटू दिस डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हो जाएगा एन इंटू दिस डिस्टेंस। ये डी है, सो दिस डिस्टेंस विल बी डी साइन फाई, डी साइन फाई। दिस मस्ट बी इक्वल टू the torque due to friction, that is mu n force into the perpendicular distance, मतलब ये डिस्टेंस। अगेन ये जो डिस्टेंस है ये d cos फाई है, यहाँ से यहाँ तक r है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस d cos फाई, ठीक है। and then cancel, and this implies that mu is equal to d sin phi divided by r minus d cos phi, ठीक है। ऊपर नीचे स्मॉल d से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा sin phi डिवाइड बाई r बाई डी माइनस कोस फाई। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू है उसकी वैल्यू फाई पे डिपेंड कर रही है। मतलब म्यू इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि रॉड का पोजीशन क्या है, ठीक है।
तो अगर रिलीज करते समय रॉड का पोजीशन यहाँ पर है, उस केस में फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। और हम देख सकते हैं कि फाई इक्वल टू 0 पर म्यू की वैल्यू 0 है। ठीक है, मतलब है कि रिलीज करते समय अगर जो रॉड है वो लोवेस्ट पोजीशन पे है, मतलब इंक्लाइन प्लेन के बिल्कुल नज़दीक है, उस केस में जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है वो 0 होगा, उस समय फ्रिक्शन रिक्वायर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इसको यहाँ पे रख के हम सिस्टम को रिलीज करें तो जो सिस्टम है वो प्योर स्लाइडिंग करेगा, सिस्टम में रोलिंग नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम ये फाइंड करते हैं कि म्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर म्यू की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि फाई की वैल्यू 0 पुट करने पर म्यू की वैल्यू 0 आ जा रही है। ठीक है, सो अब है म्यू मिनिमम इक्वल टू 0। तो म्यू मैक्सिमम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू वी हैव डी म्यू बाई डी फाई इक्वल टू 0, क्योंकि जो म्यू है वो फाई का फंक्शन है, तो डी म्यू बाई डी फाई 0 करते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा आर बाई डी माइनस कॉस फाई into differentiation of sin phi, that is cos phi minus sin phi into differentiation of denominator, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और cos phi का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस sin phi, माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज प्लस sin phi। ठीक है, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट r by d into cos phi minus cos square phi minus sin square phi इक्वल टू 0। ये जो है वो -1 हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाई दैट cos phi इक्वल टू d by r, cos phi इज इक्वल टू d by r। ठीक है, मतलब ये कि जब फाई की वैल्यू cos इनवर्स d बाई r होगी उस समय म्यू की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, सो अभी है म्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू इक्वल टू क्या करते हैं कि इसमें फाई की वैल्यू पुट करते हैं। cos फाई d बाई r है, सो द साइन फाई विल बी रूट अंडर 1 माइनस डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाई आर बाई डी माइनस कॉस फाई दैट इज डी बाई आर। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट म्यू मैक्स इक्वल टू ये हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई आर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और ऊपर में हो जाएगा डी इंटू आर, डी इंटू आर। ठीक है, आर आर कैंसिल एंड दिस विल बी इक्वल टू, तो यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज डी बाई रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट म्यू मैक्स इज इक्वल टू, ऊपर नीचे स्मॉल डी से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 1 बाई आर बाई टी होल स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। ठीक है, फाइनली हम आर बाई डी की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। ठीक है, वी हैव आर बाई डी इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइड बाई स्मॉल एम। ठीक है,
So this is equal to 1 divided by root अंडर दिस स्क्वायर माइनस 1, तो ऊपर में आ जाएगा स्मॉल m और यहाँ पे हो जाएगा दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर. सो वी हैव कैपिटल M इंटू कैपिटल M प्लस 2 स्मॉल m. ठीक है, तो ये म्यू की मैक्सिमम वैल्यू हो गई. नेक्स्ट इसको सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं. मेथड 2, हम चाहते हैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिस्टम पर नेट टॉर्क ज़ीरो हो जाए. तो वेट का जो टॉर्क है सेंटर ऑफ मास के अबाउट ज़ीरो है, और अगर फ्रिक्शन और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट है वो सेंटर ऑफ मास से पास कर जाए, उस केस में इन दोनों का टॉर्क भी ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों का जो रिजल्टेंट है उसको सेंटर ऑफ मास से पास कराएंगे. ठीक है, तो अगर इस पर नेट टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट ज़ीरो है तो कंफर्म है कि जो रिजल्टेंट है वो सेंटर ऑफ मास से ही पास करेगा. ठीक है, अगेन ये जो एंगल है ये इसको मान लेते हैं बीटा. वी हैव tan बीटा इक्वल टू हो जाएगा F बाई एन. ठीक है, सिचुएशन ऐसा है कि ये नॉर्मल है, ये फ्रिक्शन है, और इस तरफ दोनों का रिजल्टेंट है, ये एंगल बीटा है. सो वी हैव tan बीटा इक्वल टू F बाई एन. F इज इक्वल टू म्यू एन, सो दिस इज इक्वल टू म्यू. ठीक है, मतलब यहाँ पर जो म्यू है वो tan बीटा के इक्वल है. मतलब है कि अगर बीटा की वैल्यू ज़ीरो होगी उस केस में म्यू की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और जब रॉड का पोजीशन यहाँ पे होगा उस केस में बीटा की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी. तो कंफर्म हो गया कि म्यू की जो मिनिमम वैल्यू है वो ज़ीरो होगी. ठीक है, नेक्स्ट ये फाइंड करते हैं कि बीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है. ठीक है, यहाँ पर जो म्यू है वो tan बीटा के प्रोपोर्शनल है, मतलब बीटा के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि tan बीटा जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है. अब हम ये देखते हैं कि बीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है. तो हम जैसे जैसे इस रॉड का पोजीशन चेंज करेंगे, सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो एक सर्किल में मूव करेगा. ठीक है, सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये पाइप है, ये सेंटर है, और ये जो है सेंटर ऑफ मास का सर्किल है. ठीक है, एंड दिस इज पॉइंट P. तो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं ना कहीं इसी पॉइंट पे लाई करेगा. ठीक है, मतलब है कि अगर रॉड यहाँ पे है तो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे होगा, रॉड यहाँ है तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा. ठीक है, सो दैट दिस रेडियस इज इक्वल टू D. ठीक है, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कंफर्म है कि सेंटर O से स्मॉल d डिस्टेंस पे होगा. तो रॉड के किसी पोजीशन पर जो सेंटर ऑफ मास है वो इस सर्किल पर लाई करेगा. हम देख सकते हैं कि पॉइंट P से इस सर्किल पर जो टेंजेंट होगा उसी के लिए इस एंगल बीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी. ठीक है,
बाकी किसी पॉइंट के लिए जो बीटा है वो इससे कम होगा। ठीक है, हम देख सकते हैं कि अगर हम पॉइंट पी को इस पॉइंट से ज्वाइन करें ऐसे, तो जो एंगल होगा वो इससे कम होगा। ठीक है, मतलब कंफर्म हो गया कि बीटा की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब ये जो लाइन है, मतलब पॉइंट पी और सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन है वो इस सर्किल के टेंजेंट हो जाए। ठीक है, तो अगर ये लाइन सर्किल के टेंजेंट है, मतलब ये हो गया कि ये जो एंगल है वो 90 हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल 90 है, ये एंगल फाई है। सो वी हैव tan बीटा फाइंड करना है, तो जो tan बीटा है वो जाएगा दिस डिस्टेंस बाय दिस डिस्टेंस। दिस इज स्मॉल डी, ये कैपिटल आर है, ये हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। सो वी हैव tan बीटा मैक्स इक्वल टू d by this distance, that is d divided by root under r square minus d square, but tan beta max will be equal to mu max. ठीक है, so this implies that mu max is equal to d divided by root under r square minus d square. ठीक है, दिस इज इक्वल टू, तो इसको स्मॉल डी से डिवाइड करें, हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर आर बाई डी होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, हम देख सकते हैं कि जो म्यू मैक्स है वो अगेन बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्टली भी म्यू मैक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू विल बी 0 and the maximum value of mu will be equal to this much। ठीक है, ये आंसर हो गया और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।